हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अर्ली स्कूल विद दीपिका। हम आ गए हैं अपना थर्ड वीडियो लेके अकाउंट्स सब्जेक्ट के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं और कहा था अकाउंटिंग कन्वेंशंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ पूरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस के मीनिंग, कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं और हम उनको थोड़ा सा डीप में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन से। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस रेफर टू द कॉमन प्रैक्टिसेस व्हिच आर यूनिफॉर्मली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग। जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम प्रेजेंट करते हैं बिजनेस एंटिटी की, उसको रिकॉर्ड करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए जो भी कॉमन प्रैक्टिस होती है हम उसको फॉलो करते हैं, एंड दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशन। These are followed like customs and traditions in a society। ये बिल्कुल ऐसे ही फॉलो होते हैं जैसे आप अपने घर में ये सोसाइटी में कोई भी कस्टम कोई भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर इवॉल्व्ड थ्रू द रेगुलर एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ओवर द ईयर्स। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कैसे बने हैं? बहुत सालों की प्रैक्टिस और बहुत रेगुलर इन प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के बाद ही ये सब बने हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस हेल्प इन कंपेयरिंग अकाउंटिंग डेटा फॉर ऑफ द डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स ऑफ द सेम यूनिट फॉर डिफरेंट पीरियड्स। बेसिकली एक टाइम में उसी बिजनेस की अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं उनमें अलग अलग टाइम पीरियड में जो डेटा उनका निकल के आया है उसको कंपेयर करने में हमें आसानी होती है। ये बहुत साल लगते हैं इसको बनने में। तो जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं वो 3 कन्वेंशंस हैं: कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो स्टार्ट करते हैं पहले कन्वेंशन से। पहला कन्वेंशन कहता है कंसिस्टेंसी। Convention of consistency means that same accounting principles should be used। ये कन्वेंशन क्या कहता है कि जो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना पूरे आने वाले टाइम में वो ही यूज होने चाहिए बिजनेस में। हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट्स बन रही हैं वो सेम कन्वेंशन सेम रूल्स के साथ बनाई जाएंगी हर साल। ठीक है, अ meaningful conclusion can be drawn from the financial statements of the same enterprise when there is a comparison between them over a period of time। तो एक बिजनेस हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये कितना लॉस दे रहा है, ये हम तभी पता चल पाएगा जब हम एक सेम मेथड को फॉलो करते हुए हर साल उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे। अगर हम हर साल अपने रिकॉर्ड अकाउंट्स को बनाने का तरीका बदलते रहेंगे, हर साल एक नई प्रैक्टिस लेकर आते रहेंगे, तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हमारे बिजनेस ने ईयर आफ्टर ईयर कितना ग्रो किया है। ठीक है, बट दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस आर यूनिफॉर्म, सेम हो और कंसिस्टेंट हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस आर यूज्ड, ये जो मैंने आपको कहा कि हर साल अलग अलग यूज करेंगे तो रिजल्ट्स कंपैरेबल नहीं होंगे। Generally, a businessman follows the same general practices or methods year after year। एक बिजनेसमैन जो होता है हर साल सेम तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। जैसे while charging depreciation on fixed assets, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका या अनसोल्ड वैल्यू स्टॉक की जो वैल्यू निकालने का तरीका है, अगर हम एक ही तरीका यूज करेंगे हर साल तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपेरेबल होंगी और बेटर एनालाइज होंगी। The depreciation of fixed asset is charged or unsold stock value is used for same method। बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, वैल्यू निकालने की स्टॉक वैल्यू निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हम हर साल नया तरीका अपनाएंगे तो हम कंपेरेबल वैल्यू कभी नहीं बना सकते अपने बिजनेस की। दिस कैन बी फर्दर क्लैरिफाइड इन केस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये हम कैसे बता सकते हैं? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग कैन डिसाइड टू अडॉप्ट। जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं हमें डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड लेना है या स्ट्रेट लाइन मेथड लेना है। 2 तरीके से डेप्रिसिएशन निकलता है, एक डिमिनिशिंग वैल्यू से और एक स्ट्रेट लाइन से। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड क्या होता है और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा या मार्केट प्राइस पे, जो भी लेस होगा उस पे। हाउएवर प्रीशियस मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड डायमंड होते हैं वो जनरली मार्केट प्राइस पे ही वैल्यू किए जाते हैं। देयरफॉर एज पर दिस कन्वेंशन द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड। इसका मतलब इस कन्वेंशन के हिसाब से बस हमें ये देखना है कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने बिजनेस में। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में हमें एक ही तरीका रखना है हर साल,
ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेरेबल बन सके और हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि हमारे बिजनेस ने क्या परफॉर्म करा है इतने सालों में। जहाँ पे भी कोई चेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे हमेशा एक फुटनोट दिया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में कि हमने इस साल में ये चेंज क्यों लेके आए हैं, कोई तरीका अगर चेंज कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी? इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव एनालिसिस, ये फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव एनालिसिस बनाने में। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये इंश्योर करता है कि हम हर साल सेम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं अपने फिक्स्ड एसेट पे और अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है एक ही तरीके से हम लोग मेंटेन करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो हर साल ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल ईयर आफ्टर ईयर सेम तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनसोल्ड गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। और अनसोल्ड वैल्यूज क्या होते हैं? या तो कॉस्ट प्राइस पे होते हैं या मार्केट प्राइस पे होते हैं, जो भी लेस होता है। ठीक है, प्रीशियस मेटल्स ये जो होते हैं ये हमेशा किस पे होते हैं, किस पे मेजर किए जाते हैं? ये मार्केट प्राइस पे ही वैल्यू किए जाते हैं हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लास्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। लास्ट हमें क्या पूछ रहा है? लास्ट हमें कह रहा है एज पर द कन्वेंशन ऑफ द वैल्यूएशन, एज पर द कन्वेंशन ऑफ डैश ईयर आफ्टर ईयर सेम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन इज फॉलोड। तो कौन सा कन्वेंशन अभी हमने पढ़ा? अभी हमने कंसिस्टेंसी का जो होता है कन्वेंशन, उसके हिसाब से हम सेम मेथड में अपने एसेट्स की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या कहता है? द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी स्टेट्स दैट टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल only material facts that are important and relevant information should be supplied to the users of accounting information. तो materiality concept ये कहता है कि हमेशा जो important और relevant information है ना वो ही books of accounts में दिखानी चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि material fact क्या होता है? अब material fact डिपेंड करता है on the nature and the amount involved. Material fact refers to the information that will influence the decision of its user. जिस भी इंफॉर्मेशन से बिजनेस ऑनर का या यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है वो मटेरियल फैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेसमैन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रहा है, ही परचेजेस टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर मशीन, ये सब कुछ अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा है। इन बाइंग दीज आइटम ही यूजेज अ लार्जर पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो बेसिकली ये सब आइटम खरीदने के लिए उसने अपने कैपिटल जो लगाई थी, जो पैसे लगाए थे, उसमें से बहुत सारा कैश निकाल लिया होगा। These items are significant items. तो ये जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और बहुत सारी कैपिटल इसमें इन्वॉल्व हुई, तो ये सारी जो है बुक्स में डिटेल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर ऑफिस को मेंटेन करने के लिए वो छोटी छोटी पेन, पेंसिल, मैच बॉक्स ये सब कुछ खरीद रहा है और उसके लिए बहुत छोटा सा अमाउंट यूज हो रहा है, तो ही विल यूज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल, छोटा सा अमाउंट वो यूज करेगा। बट टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ एवरी पेन, पेंसिल, ये हर पेन पेंसिल की जो रिकॉर्ड है या मैच बॉक्स है वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसको रिकॉर्ड करना। ये जो है इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं और ये रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन सेपरेटली। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इतने छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ना उनको हम एक मिसलेनियस एक्सपेंस में जाके वहाँ डाल देते हैं। हम ये नहीं लिखते कि हमने 20 पेन भी खरीदे, हमने 25 पेंसिल खरीदी, इनका रिकॉर्ड कभी भी ऐसे अकाउंटिंग में नहीं बनता। मिसलेनियस उसका मेन बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है, तो जो मेजर खर्चा होगा वो डिटेल में हम करेंगे, इतने टीवी खरीदे, इतने फ्रिज खरीदे, इतने वॉशिंग मशीन खरीदी। लेकिन ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो हम मिसलेनियस एक्सपेंस करके एक अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दस द आइटम्स दैट आर सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट इन रिकॉर्डिंग द डिटेल्स आर टर्म्ड एज मटेरियल फैक्ट्स। तो बेसिकली जो आइटम इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए उसको मटेरियल फैक्ट कहते हैं। द आइटम्स दैट आर लेस सिग्निफिकेंस, जो जिनकी कम वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स या इनमटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से जो सिग्निफिकेंट है, जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, जिसके बेस पे एक बिजनेस ओनर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो सब कुछ अलग अलग हेड के अंडर आने चाहिए और जो इनसिग्निफिकेंट है वो क्लब होके आने चाहिए। ठीक है,
तो सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस रूल की, इससे हमारी जो कैलकुलेशन में एरर है वो कम हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल होंगी और हमारा टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो देखिए, डैश कन्वेंशन स्टेट्स दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर मीनिंगफुल, कौन सा कन्वेंशन है जो कहता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है, सिग्निफिकेंट बनाता है, और कहता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट आइटम्स ही यूजर को प्रोवाइड होनी चाहिए। कौन सा कन्वेंशन है, मटेरियलिटी, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी स्टेट्स दैट इनसिग्निफिकेंट आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर, किस हेड के अंदर आनी चाहिए, जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है वो आनी चाहिए, एक क्लब शुड बी इन क्लब्ड अंडर डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स, क्लब्ड अंडर डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहते हैं डैश कन्वेंशन कीप्स अकाउंटेंट्स एंड मैनेजर टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट आइटम्स। तो कौन सा कंसेप्ट है जो अकाउंटेंट्स और मैनेजर को फोकस रखता है कि सिर्फ सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट आइटम्स ही रिकॉर्ड करनी है, ये कौन सा कंसेप्ट है, अभी पढ़ा हमने, मटेरियलिटी कंसेप्ट है। ठीक है, कन्वेंशन है। नेक्स्ट है डैश मीन्स द इंफॉर्मेशन विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन, कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी कंसेप्ट है, मटेरियलिटी, मटेरियल फैक्ट का मतलब है, मटेरियल फैक्ट मीन्स द इंफॉर्मेशन विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन। ठीक है, मटेरियल फैक्ट है। लास्ट कन्वेंशन क्या है, कंजर्वेटिज्म। दिस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आपको ये मान के चलना है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, पर कितने लॉसेज हो सकते हैं बिजनेस में, आपको मान के चलना है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये गाइडेंस मिलती है इससे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की। इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन रिगार्ड टू शोइंग द प्रॉफिट, इसको सेफ प्ले करना कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू शो मिनिमम प्रॉफिट, इससे हम मिनिमम प्रॉफिट दिखाते हैं अपने बिजनेस में। प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेट, मतलब ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहिए। अगर एक्चुअल से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और ये फेयर पॉलिसी नहीं है, इट विल लीड टू द रिडक्शन। और फाइनली क्या होगा, आप कैपिटल से पैसे निकालते रहोगे और बिजनेस की कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कहता है कन्वेंशन, प्रॉफिट बुक्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जब तक वो कमा नहीं लिया हो, जब तक आपके पास पैसे नहीं आ गए हों, तब तक वो प्रॉफिट कभी भी, हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए 10 रुपए की चीज़ खरीदी है यार, मार्केट में 15 रुपए का प्राइस चल रहा है और मेरे पास 10 चीज़ें पड़ी है, तो 150 रुपये का तो प्रॉफिट मुझे 5 रुपये का एक पे हुआ, तो 50 रुपये का मेरा प्रॉफिट है ही। इससे पहले कि आपको 50 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ना आ जाए या कैश ना आ जाए, तब तक आप ये 50 रुपये का प्रॉफिट अपने बिजनेस में बुक नहीं करोगे। बट इफ द बिजनेस एंटिसिपेट एनी लॉस इन द नियर फ्यूचर, उसका प्रोविजन जरूर बना लेना चाहिए। आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी थी और आपके पास 10 यूनिट है, ठीक है, आज मार्केट में उसका प्राइस 8 रुपये चल रहा है, तो आपको ये पता चल गया ऑलरेडी कि भैया बिकेगी तो 8 में ही बिकेगी, 2 रुपये का लॉस तो मुझे हो चुका है, तो आप पहले ही 20 रुपये का प्रोविजन बना लेंगे कि 20 रुपये का तो मुझे लॉस होगा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूइंग कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यही मैंने आपको बताया, जो भी लोअर होगा, मार्केट प्राइस उस टाइम 8 रुपये चल रहा है ना मेरे प्रोडक्ट का, तो हम 8 रुपये के हिसाब से रिकॉर्ड करके 20 रुपये का लॉस बुक करेंगे। या डाउटफुल डेट, किसी को आपको किससे पैसे लेने और आपको लग रहा है कि भैया वो तो मेरे को पैसे नहीं आने वाले, तो हम पहले ही प्रोविजन बना लेंगे कि भैया ये इतने पैसे मेरे बिजनेस में डूबेंगे। या जो आपने डिस्काउंट दे दिया, या आपने इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ होते हैं जैसे गुडविल होता है या पेटेंट होता है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारी अनसर्टेनिटी और डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो ये कन्वेंशन हमें क्या हेल्प करता है, एक्चुअल प्रॉफिट जानने में, हमारी अनसर्टेनिटीज और डाउट्स को जानने में, और हमारी कैपिटल की रियल वैल्यू बताने में। ठीक है, तो देखिए, अ बिजनेस हैज अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, कुछ बिजनेस में कुछ स्टॉक बच गया है, कॉस्ट प्राइस 20,000 है, मार्केट प्राइस 25,000 है, आप कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे, हम जो लेस होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे 20,000 पे। व्हाट इज योर डिसीजन इफ द कॉस्ट प्राइस इज अबव केस इज 21,000, अगर 21,000 हो जाएगा तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, भैया तब भी तो 21,000 ही कम है, 25,000 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब भी हम 21 पे ही करेंगे।
A businessman anticipates that it may not be possible to collect 5,000 from one of his debtors. एक बिजनेसमैन को पता चल गया कि शायद एक बंदे से मुझे 5,000 रुपये वापस नहीं आने वाले। क्या वो ये ट्रांजेक्शन बैंक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल करेगा। वो इसका प्रोविजन बनाएगा कि उसको डाउट है कि मेरे डेटर्स डूबेंगे ही डूबेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से आपकी कितनी लाइफ है आपके बिजनेस की? इनडेफिनिट लाइफ है। कितनी लाइफ है? इनडेफिनिट लाइफ है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट अ लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ, अपने कॉस्ट स्टॉक की लेस वैल्यू लगाना ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कंजर्वेटिव पे। अभी हमने पढ़ा इसी वाले कन्वेंशन में कि जो मार्केट प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो, जो भी लो वैल्यू पे होगा उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, कौन से कंसेप्ट के हिसाब से दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इवन द ओनर ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। तो हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ऑनर और बिजनेस अलग अलग कंसेप्ट है, दो एंटिटी हैं। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव टेक्स इनटू अकाउंट्स ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। ठीक है, वो क्या करता है? प्रॉफिट छोड़ देता है और लॉसेस रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर्स टू द बेसिक अजम्पशंस विच सर्व द बेसिक ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग कंसेप्ट वो बेसिक अजम्पशन होती है जिसमें हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन जिसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं बुक में। बेसिक अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन से होते हैं? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न और ड्यूअल कॉन्सेप्ट होते हैं। चार कंसेप्ट हमने पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या सीखा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एंटरप्राइज और ऑनर जो है वो अलग अलग एंटिटी है। मनी मेजरमेंट कहता है कि सारी ट्रांजेक्शन्स वो रिकॉर्ड होंगी जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहेगा। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डुअल इफेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो कॉमन प्रैक्टिसेस होती है जो फॉलो होती हैं रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटिंग के टाइम पे, कि बिजनेस में कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी और कैसे प्रेजेंट होगी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि हर साल सेम पॉलिसी अप्लाई होगी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ही हम प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक हम कमा ना लें, लेकिन आने वाले लॉसेस को हमें पहले ही प्रोविजन बना के बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन समझ आ गए होंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाए थे, लेसन नंबर 2 में। मैं उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स समझ सकते हैं। ये वीडियो हमने कवर करा अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। नीचे इसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई है हमें। आपको ये 8 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे पढ़ाए हुए अकाउंटिंग के चैप्टर्स समझ आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लग रही हैं मेरी वीडियोस तो प्लीज़ 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 गाइस मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। प्लीज़ हेल्प मी, कीप मोटिवेटिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।